नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन और लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर विज्ञान के पहले अध्याय हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में। एक कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से पूछे जाते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, अवस्था परिवर्तन, वाष्पीकरण, क्वथनांक, हिमांक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको अपन देखेंगे। तो ये NCERT क्लास 9th का विज्ञान का पहला चैप्टर है, जो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ क्लास 9th के CBSE यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपका कोई मित्र, कोई रिलेटिव्स जो 9th में पढ़ रहा है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक चीज़ को अच्छे से अपन डिफाइन करेंगे और डीप एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे और बताएंगे कहाँ से इसमें से फैक्ट्स को अपन छांटेंगे और बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास सब कुछ है। वातावरण है, पर्यावरण है, धूल, वायु, वायुमंडल, स्थलमंडल, ये सब चीज़ें हैं। और आसपास के पदार्थ, सबसे पहली चीज़ होती है पदार्थ। पदार्थ को कैसे डिफाइन करेंगे, पदार्थ क्या है? तो वे सभी पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनका कुछ आयतन होता है, वो आपके पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, वायु हो गया, ये भी क्या है, एक पदार्थ है। हवा हो गया, ये सब पदार्थ है। भोजन, पत्थर, जो भी अपन देखते हैं वो सब क्या है, पदार्थ हैं। तो पदार्थ के दो गुण होते हैं, एक तो वह स्थान घेरता है और एक उसका एक आयतन होता है। तो उनकी अवस्थाओं के आधार पर पदार्थों को दो तीन प्रकार में बांटा गया है: ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और आपके गैस पदार्थ। कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन हर एक चीज़ आपको अच्छे समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि पत्थर, बादल, तारे, पेड़ पौधे, पशु, सभी चीज़ें क्या होती हैं, स्थान घेरती हैं। तो सभी वस्तुओं का क्या होता है, एक द्रव्यमान होता है और कुछ का स्थान भी घेरती हैं। तो प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास के पदार्थों को समझने का प्रयास कर रहा था और अपन 5 मूल तत्वों की बात करते थे। अपन इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेंगे। जो पंच तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, यानी वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये आपके 5 तत्व हैं। इन्हीं से मिलकर आपके ब्रह्मांड, पृथ्वी और यहाँ तक कि मानव शरीर का निर्माण हुआ है। फिर कुछ लोगों ने पदार्थों को इस प्रकार से भी देखना कर दिया: सजीव और निर्जीव। वे पदार्थ जिनमें जीवन होता है वो सजीव कहलाते हैं और जिनमें जीवन नहीं होता है वो निर्जीव कहलाते हैं। इतना तो सब लोग जानते हैं। और आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को उनके भौतिक और रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया, जिसमें अपन आज सिर्फ भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे: ठोस, द्रव, गैस। अगर उनकी रासायनिक प्रकृति पर चले जाएं तो पदार्थ फिर शुद्ध पदार्थ होते हैं, अशुद्ध पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थ में आपके तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं। फिर आपके मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। तो वो आपका क्या हो गया, रासायनिक गुणों के आधार पर हो गया। लेकिन हम बात करेंगे भौतिक गुणों के आधार पर। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है? पदार्थ सर्वप्रथम आपका किससे मिलकर बना है? कणों से मिलकर बना है। पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कण। कण क्या है? मतलब परमाणु। परमाणु से मिलकर बना है सब कुछ। फिर परमाणु से मिलकर बनता है आपका क्या? अणु। समान प्रकार के परमाणु या असमान प्रकार के परमाणु मिलकर बनाते हैं अणु। और समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है आपका तत्व। ये अपन अगले वीडियो में देख चुके थे। तत्व क्या होता है? वह सूक्ष्मतम पदार्थ है या शुद्धतम पदार्थ है जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मैं कुछ इंग्लिश में बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पदार्थ क्या है? कणों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे अपन अब आगे देखते हैं और क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो, एक चीज़ें पूछ सकते हैं कि 1 लीटर में आपके कितने होते हैं? 1000 ml होते हैं। और 1 लीटर में आपके 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक भी होते हैं। ये क्या है? आयतन का मात्रक है। कई बार आपसे पूछा जाता है एक बैरल, तो एक बैरल में होते हैं आपके 158 लीटर। तो यहाँ से अपन इस टाइप से चीज़ों को छांटते जाएंगे। तो इसमें आपको प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच में समावेशित हो जाते हैं। मतलब क्या होता है? वो स्थान घेरता है। तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कण की हम
कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत छोटे छोटे कण होते हैं पदार्थ के। और पदार्थ के गुणों की अभिलक्षणों की बात करें तो पदार्थ के गुणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। जैसे ठोस, द्रव, गैस कुछ भी है तो कुछ भी एकदम पूरा वो नहीं, उनमें कुछ स्थान भी खाली होता है। पदार्थों में क्या होता है, रिक्त स्थान खाली होता है। और पदार्थ के जो कण हैं, जो उसके अवयवी कण हैं, वो लगातार गति करते रहते हैं। कोई गैस है, जैसे बर्नर में गैस भरी है तो उसके जो अवयवी कण हैं वो लगातार एक दूसरे से टक्कर करते रहते हैं, क्रिया करते रहते हैं, और उनकी ऊर्जा में क्या होती है, कमी आती रहती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है इंपॉर्टेंट चीज़। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव आप एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये चीज़ आप देखे होंगे। आगे देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ है, पदार्थ की अवस्थाएं। तो अब यहाँ से शुरू होती हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था में सबसे पहले अपन देखते हैं, जैसे आपका लकड़ी हो गया, पेन, किताब, सुई, ये सब क्या है, ठोस हैं। और ठोसों का क्या होता है, एक निश्चित उनका आकार होता है। ठोसों में क्या होता है, इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाएंगे तो मतलब क्या बात कर रहे हैं, ये हथौड़ा मारने से, खींचने से क्या होता है, इनमें विसरण होता है, फैलती हैं ये। तो ये सभी उदाहरण किसके हैं, ठोस के हैं। ठोसों में दृढ़ होते हैं, एक स्थान घेरते हैं, इनमें संपीड़ितता नगण्य होती है, मतलब उनको अपन अगर पीटेंगे, ठोस करेंगे तो वो दबेंगे नहीं। जैसे रबड़ है तो रबड़ क्या होती है, संपीड़ होती है, लेकिन ठोस में नगण्य संपीड़ितता होती है, ये दृढ़ होते हैं। तो रबड़ बैंड को क्या माना जाए, तो रबड़ बैंड आपकी ठोस नहीं मानी जाएगी, इसको खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, ठोस नहीं है ये। तो वे वस्तुएं जिनका आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है वो आपकी ठोस कहलाती हैं। वह बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर टूट जाता है। मतलब इनका मतलब है कि रबर बैंड, बर्तनों पर लगे चीनी, नमक, स्पंज, ये सब क्या है, ठोस हैं। चलिए ठीक है, ठोस आप समझ गए होंगे। आप ठोस क्या होते हैं, उनमें सिर्फ 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि वो इस उनका एक निश्चित आकार होता है, उसको आप बदल नहीं सकते, और उनका एक निश्चित आयतन होता है। अब अपन आते हैं द्रव अवस्था पर। द्रव में आपके जल, तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, ये सब क्या आते हैं द्रव अवस्था में। तो द्रव का आकार तो निश्चित होता है, लेकिन उसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जैसे द्रव है आपका, एक गिलास में द्रव है तो वो गिलास का आकार ले लेगा, और उसको आप बाल्टी में डाल देंगे तो वो बाल्टी का आकार लेगा। तो आकार उसका निश्चित नहीं है, लेकिन उसका आयतन बोले तो वो कितनी जगह घेरेगा वो फिक्स है। वो कितनी जगह घेरेगा, जितनी जगह यहाँ घेर रहा था, जितना एरिया, उतना ही एरिया यहाँ घेरता था। और आयतन को अपन सेंटीमीटर क्यूबिक में मापते हैं, उसका आयतन कितना है, कितनी जगह वो घेर रहा है। तो इस टाइप से आप द्रव अवस्था को भी समझ गए होंगे। तो देखो यहाँ पे ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। यानी गैस अवस्था भी अपन समझ चुके हैं। गैसीय अवस्था में क्या होता है, गैसीय अवस्था में ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। जैसे गुब्बारे में हवा भरी तो वो उसका आकार ले लेगी, और उसी हवा को अगर आपने दूसरे गुब्बारे में भर दिया तो उसकी आकार ले लेगी, और उसका एक कुछ निश्चित आयतन भी नहीं होता है। अगर आप थोड़े से गिलास में रखेंगे तो उसमें रहेगी, और आप उसको छोड़ देंगे तो वो उतनी जगह ग्रहण कर लेगी, यानी वो अपना आयतन बदलती रहती है। तो वो होते हैं आपके गैस। तो ठोस, द्रव, गैस की तुलना अपन और आगे अच्छे से करेंगे। संपीड़ितता की बात की जाए तो ठोस, द्रव, गैसों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। यानी गैसों को अपन प्रेशर लगा के ज़्यादा दबाव के साथ उसको भर सकते हैं। जैसे ठोस है, ठोस पर प्रेशर लगाएंगे तो वो दबेगा नहीं, जितनी जगह यहाँ पे ले रहा है उतनी लेगा, वो द्रव भी लेगा। लेकिन गैस है, एक बड़े सिलेंडर की गैस को छोटे सिलेंडर में भरना है तो आप उसको प्रेशर के द्वारा उसको भर सकते हैं, उसमें संपीड़ितता का गुण सबसे ज़्यादा होता है। तो एक फैक्ट तो आपका ही बन गया कि ठोस, द्रव, गैस में संपीड़ितता सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो वो होती है आपकी गैसों में। चलिए एलपीजी है जो आपकी यूज़ होती है, एलपीजी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आपके घरों में यूज़ होती है भोजन पकाने में। और इसके लिए आपका एथिल मरकैप्टन का यूज किया जाता है उसकी गंध पहचानने के लिए। फिर आपकी होती है सीएनजी। तो इन सबको कैसे स्टोर किया जा सकता है, इनमें संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है, इसी के कारण इनको
गैसों को स्टोर किया जा सकता है। CNG आपका होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इसी कारण इनको कंप्रेस किया जाता है। और जो गैसीय अवस्था के जो कण होते हैं वो अनियमित और अत्यधिक तीव्र गति के साथ घूमते हैं और बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं और बर्तन पर क्या डालते हैं, दबाव डालते हैं। देखो ये कह रहे हैं कि हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम कैसे पहचानती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं। मतलब वो कह रहे हैं विसरण की बात हो रही है। अपन अंदर नहीं गए फिर भी अपन तक क्या आ गया, उसके कण आ गए। किसके कण आ गए? विसरण के कारण। गैस क्या होती है, पूरे में फैल जाती है, जितना भी उसको स्थान मिलता है वहाँ वो फैल जाती है। तो खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुँच जाती हैं। गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुँच जाती है। इसकी तुलना ठोस और द्रवों के मिश्रण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों में मिश्रण बहुत तीव्रता से होता है। मतलब गैसों में आपस में मिल जाती हैं। अब यहाँ पे आपको एक सूत्र दिख रहा है घनत्व का, तो ये भी आप याद कर लीजिए। घनत्व क्या होता है? इकाई द्रव्यमान के आयतन को आपका क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। अब यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में इनको व्यवस्थित कीजिए इनको। तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? घनत्व का सीधा सा तात्पर्य होता है अगर किसी वस्तु का घनत्व ज़्यादा है यानी वो उसका द्रव्यमान ज़्यादा है और उसका आयतन कम है। जैसे सपोज दैट एक बात की जाए, 1/1 का एक लोहे का टुकड़ा है तो उसका द्रव्यमान 2 kg का है, और 1/1 का ही एक टुकड़ा है जिसका द्रव्यमान 1 kg का है। तो मतलब अगर आयतन को फिक्स कर दिया जाए, उसके द्वारा स्थान घेरेगा स्थान को फिक्स कर दिया जाए, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका घनत्व ज़्यादा होगा। तो अगर आप बात करें वायु, चिमनी, धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा में, तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा? तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए लोहे का। फिर आपका चौक, जल, शहद, जल और शहद में शहद का होगा। जल और शहद में आपके शहद का होगा, क्योंकि सॉरी जल का होगा। तो जो चीज़ ऊपर तैरती रहे, अगर जल में किसी वस्तु को डाल रहे हैं, जैसे अगर जल में अपन बर्फ़ को डालते हैं तो बर्फ़ क्या करती है? तैरती रहती है, डूबती नहीं है। अगर वो तैर रही है इसका मतलब क्या है? उसका घनत्व कम है। घनत्व कम है यानी उसका द्रव्यमान कम है, इसलिए तो वो तैर रही है। अगर उसका घनत्व या द्रव्यमान ज़्यादा होता तो वो डूब जाती। तो यही कारण है कि बर्फ़ है जो जल पर तैरती है, क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। घनत्व कम क्यों होता है? क्योंकि उसका आयतन बढ़ जाता है। जल तो उतना ही है, 2 लीटर का जल है, उसको आप पानी में रखेंगे तो ज़्यादा स्थान घेरेगा, सॉरी कम स्थान घेरेगा। लेकिन जब आप उसको बर्फ़ में डाल देंगे तो उसके कण हैं जो दूर दूर चले जाते हैं। अब समझ पा रहे हैं ना? तो उसका आयतन बढ़ जाता है। तो इस टाइप से ये चीज़ें होती हैं और इस प्रकार से अपन चीज़ों की तुलना कर सकते हैं। तो आपको घनत्व भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ठोस द्रव गैस की तुलना की जा रही है ग्राफिकल वे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ठोस में कण कितने पास पास हैं, उनमें रिक्त स्थान तो है लेकिन बहुत कम रिक्त स्थान है। और उनके जो अवयवी कण हैं उनके बीच में अंतराण्विक बल, 3-4 चीज़ें होती हैं। अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक बल, आकर्षण, प्रतिकर्षण। तो ठोस द्रव गैस की तुलना की जाए अंतराण्विक बल के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल किस में होगा? ठोस में, क्योंकि उसमें कण पास पास हैं। तो उनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, तो वहाँ पे बल ज़्यादा होगा, या इनको दूर दूर करने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। और इसमें गैस में सबसे कम होगा। लेकिन अंतराण्विक स्थान की बात की जाए तो गैसों में अंतराण्विक स्थान ज़्यादा है। 2 कणों के बीच का जो स्पेस है वो यहाँ पे ज़्यादा है, जबकि वो द्रवों में कम है और गैसों ठोसों में और ही कम है। तो अंतराण्विक स्थान सबसे कम किस में है? ठोसों में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। भौतिक गुण है वो तो बदले जा सकते हैं। पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। जैसे जल है, जल क्या है? एक पदार्थ है, अभी किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। तो क्या अपनी अवस्था को नहीं बदल सकता? ये ठोस में नहीं पहुंच सकता? बिल्कुल पहुंच सकता है। अब जल को जब आप फ्रीज करेंगे तो ये बर्फ़ में बदल जाएगा और ठोस अवस्था में पहुंच जाएगा। अपन उन टर्म्स को अच्छे से समझते हैं। क्या टर्म होते हैं वो? जब पदार्थ द्रव से वाष्प में जाता है, वाष्प से द्रव में आता है, या ठोस से द्रव में जाता है, या ठोस से सीधे गैस में चला जाता है। तो बस उन्हीं टर्म्स को समझना है, वो ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं।
देखो यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रहे हैं आपको। ठोस का उदाहरण क्या हो गया? बर्फ। द्रव का उदाहरण हो गया जल। और गैस का उदाहरण क्या हो गया? जल वाष्प। तो तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है? जब किसी वस्तु के तापमान में परिवर्तन होता है तो उसकी अवस्था बदल जाती है, लेकिन अवस्था परिवर्तन के समय तापमान फिक्स रहता है, नियत तापमान पर होता है अवस्था परिवर्तन, तभी तो बोलते हैं क्वथनांक। यानी 100 डिग्री सेल्सियस का आपका जल भी होता है और 100 डिग्री सेल्सियस की आपकी भाप भी होती है, यानी वाष्प भी होता है, लेकिन अंतर कितना होता है? बस अवस्था परिवर्तन होता है, यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। यानी जो अवस्था परिवर्तन होता है वो नियत ताप पर होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस के जल को 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प में बदलने की क्रिया को क्वथन कहते हैं, और इस टेम्परेचर को क्वथनांक कहते हैं। बस यही चीज़ अपन को समझनी है। अब यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि 150 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा लो और उसको हीटर में गर्म करो तो क्या होगा? तो पिघलने लगेगा, पहले वो द्रव में आएगा फिर वो वाष्प में बदल जाएगा। तो किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। गलनांक मतलब उसको पिघलने में कितना टेम्परेचर लग रहा है। तो जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित होता है, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंचता है वह उसका गलनांक कहलाता है। तो गलनांक समझ में आ गया आपको क्या होता है? तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है उसको गलनांक कहते हैं। न्यूनतम तापमान जरूरी नहीं है कि वो 0 डिग्री सेल्सियस या कुछ भी हो, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। वो 100 मतलब वो आपका 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस कुछ भी हो सकता है, उसको बोलते हैं उसका गलनांक, नॉट हिमांक। हिमांक अलग बात है, गलनांक अलग बात है, क्वथनांक अलग बात है, और वाष्पन अलग बात है। सब कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, अपन अच्छे से उसको देखेंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए गलनांक क्या है। गलनांक का मतलब है सीधा गलना, ठोस यानी बर्फ का जल में या द्रव में बदलना आपका गलनांक कहलाता है। और जिस न्यूनतम तापमान पर यह क्रिया होती है उसको उस तापमान को गलनांक कहते हैं। गलनांक किस पर निर्भर करता है? उसके बल पर। मतलब अगर आपका कोई ठोस ऐसा है जिसमें उसके जो कण हैं बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, बहुत पास पास हैं, बहुत कंडेंस्ड रूप से हैं, तो उसका गलनांक ज़्यादा होगा, उसको पिघलाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। अब ये 273 केल्विन क्या होता है? इसको बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस आपके 273 केल्विन के बराबर होता है। और मैंने एक चीज़ तो बताई ही थी, सेल्सियस फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है? C/5 बराबर F-32/9, ये आपका संबंध होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। और केल्विन से किस प्रकार संबंध होता है? केल्विन अगर आपको टेम्परेचर निकालना है तो केल्विन बराबर होता है आपका जो भी डिग्री सेल्सियस दिया है प्लस उसमें 273 ऐड कर दो तो आपका केल्विन निकल आता है। जैसे अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे 0 + 273 यानी आपका 273 केल्विन हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। और बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। बिल्कुल यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि तापमान नियत रहता है। गलने की प्रक्रिया में तापमान नियत रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है? तो उसमें ऊर्जा है जो अन्य चीज़ों में नष्ट हो जाती है। आकर्षण बल को वशीभूत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये अच्छे समझ में आएगा आपको। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था। तो ठोस अवस्था से द्रव में कब जाएंगे? जब ऊष्मा देंगे। जब ऊष्मा देंगे तो आप ऐसे ऊपर चलेंगे। जब आप इसको ठंडक देंगे मतलब उसको फ्रीज करेंगे, अगर आपको उसको हीट करेंगे ठोस से द्रव में जाएंगे और द्रव से गैस में जाएंगे। अब गैस को अगर आप थोड़ा ठंडक देंगे तो वो द्रव में आ जाएगी। जैसे पाइप में से अगर गैस निकलती है जहाँ पर आपका वो वाष्पन की क्रिया होती है, प्रभाजी आसवन होता है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। जो भाप बनती है उसको ठंडे जारों में डाला जाता है और वहाँ पे वो ठंडी होकर बूंद बूंद के रूप में द्रव में बदल जाती है। और द्रव को और शीतलता देंगे तो वो ठोस में बदल जाती है, जैसे बर्फ़ बनाते हैं अपन पानी से। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। चलिए बढ़िया है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखनी है आपको।
एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 373 केल्विन कितना होता है। अब 100 डिग्री सेल्सियस को ही तो 373 केल्विन कहेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 जोड़ेंगे तो ये आपका 373 केल्विन हो जाएगा। एक ही बात है, 100 डिग्री सेल्सियस बोलो या 373 केल्विन बोलो, ये क्या होता है, ये आपका क्वथनांक बिंदु होता है द्रव का, जिस पर वो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाती है। ये तो आपने ताप का प्रभाव देखा, मतलब पदार्थों की अवस्था ताप के हिसाब से कैसे बदलती हैं, दाब से भी बदलती हैं बिल्कुल। जैसे आपकी गैस है, सपोज दैट आप एलपीजी गैस ही मान लीजिए, एलपीजी गैस होती है लेकिन उस पर प्रेशर डाल डाल के इतनी सारी गैस होती है, 14 किलो गैस को एक इतने से सिलेंडर में भर दिया जाता है प्रेशर डाल के। तो जब उस पर दाब डाला जाता है तो वो लिक्विड रूप में आ जाती है। गैस तो थी लेकिन वो क्या द्रव अवस्था में बदल जाती है, यानी दाब डालने से आपकी गैस है जो द्रव में आ जाती है, वो आ जाती है, इसलिए तो उसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। है तो गैस लेकिन दबाव डालने से ये द्रव अवस्था में आ गई। और आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि जब आप द्रव को बाष्पीकरण करेंगे तो गैस में जाएगा। बिल्कुल, बाष्पीकरण क्या होता है, ये तो होता है जैसे अपन कपड़े सुखा रहे हैं तो कपड़े गीले हैं, लेकिन बाष्पीकरण के लिए क्वथनांक की जरूरत नहीं होती कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा बाष्पीकरण। बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, लेकिन क्वथनांक केवल 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा। मतलब द्रव से गैस में बदलने की क्रिया आपकी बाष्पीकरण भी हो सकती है, क्वथनांक भी हो सकती है, लेकिन द्रव से गैस में बदलेगा अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर एक क्रिया होती है। जैसा कि अपन पानी गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी द्रव से गैस में या वाष्प में बदल जाता है। लेकिन सूर्य के प्रकाश में अपन कपड़ों को सुखाते हैं तो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पर भी कपड़ों का जो पानी है वो उड़ जाता है, गैस में बदल जाता है। तो वो क्रिया कहलाती है बाष्पीकरण, जो कि आपके क्वथनांक बिंदु या 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होती है। अब अगर गैस को आपने ठोस में बदला तो वो होता है निक्षेपण, और फिर ठोस से द्रव में बदला तो वो होता है संगलन। अगर आप इसके अपोजिट इस टाइप से घुमा दें तो आप देखेंगे द्रव से ठोस बनेगा। अगर इसको जमाएंगे, आप फ्रीज करेंगे तो द्रव से ठोस बनेगा, और ठोस से सीधे गैस बनने की क्रिया क्या कहलाती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊर्ध्वपातन। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऊर्ध्वपातन कई बार पूछा जाता है कि डायरेक्ट ठोस से सीधा गैस में बदल गया, यानी ठोस से द्रव में नहीं गया। कपूर, अमोनियम क्लोराइड, ये पूछा गया है। कपूर, अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है, ऊर्ध्वपातन के गुण है, NH4Cl। ठीक, और गैस से द्रव में बदलने की क्रिया कहलाती है संघनन। बादल बनते हैं, वर्षा होती है, संघनन क्रिया का कारण होती है। पृथ्वी पर समुद्रों से गर्म हवाएं चली तो जो जल है वो बाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा द्रव से गैस में बदल गया पहले। फिर गैसें क्या हुई, कंडेंस्ड हुई, वो बहुत ज़्यादा भारी हो गई, आस पास आ गई, मतलब उनमें दाब बढ़ गया। तो कंडेंस्ड होने से उनमें संघनन हुआ और वो बूंद के रूप में द्रव अवस्था में नीचे आ जाती हैं। होता है ना, ये तो होता है बादल, क्या है, बाष्प है, और वो द्रव यानी बूंद के रूप में गिरते हैं तो वो संघनन क्रिया के कारण होता है। क्या होता है, संघनन के कारण होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देख सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे अगर अपन पिस्टन लगा दें, इसको दाब लगाएं तो ये पहले दूर दूर थे कण गैस के, अब वो पास पास आ गए। तो जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे वो पास पास आते जाएंगे। ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। बाष्पीकरण अपन ने देख ही लिया है। क्या होता है बाष्पीकरण, मतलब क्वथनांक पर पहुंचने से पहले ही पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देने या दाब बदलना आवश्यक है। क्या अपने दैनिक जीवन में कई जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदला जा सकता है। बिल्कुल, बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए बदला जा सकता है, और वो बदला जा सकता है आपके, देखो गीले कपड़े सुखाए जाते हैं, इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ, जल वाष्प अवस्था में बदल गया। और एक चीज़ और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक एटमॉस्फेयर में आपका होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये पूछा जाता है कि एक वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होता है, क्योंकि दाब का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। तो एक एटमॉस्फेयर, एक पास्कल आपका होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, अपन को पूरा चैप्टर क्लियर करना है, 10 से 5 मिनट और लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप देख रहे हैं। तापमान में वृद्धि से क्या होगा, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वो बाष्पीकृत हो जाते हैं। बाष्पीकरण की बात हो रही थी जो कि क्वथनांक से नीचे तापमान पर होता है, गीले कपड़ों को सुखाना। अब बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? बाष्पीकरण किन किन चीज़ों से प्रभावित हो सकता है? बाष्पीकरण आपके तापमान से प्रभावित हो सकता है, आर्द्रता, सतह के क्षेत्रफल, मतलब जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा आप उस प्रकार से बाष्पीकरण की क्रिया होगी। अगर आप चीज़ों को फैला देंगे तो बाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है? शीतलता आती है बिल्कुल, बाष्पीकरण के कारण क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो वो वाष्प में बदलता है और वो ठंडक महसूस करता है। तेज़ धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपना छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा सतह को शीतलता प्रदान करती है। गर्मी में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि वो जल्दी हमें शीतलता प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये दे रहे हैं कि पदार्थ की चौथी अवस्था भी है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बल्ब में किया जाता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब, नियॉन बल्ब और विद्युत ऊर्जा प्रभावित करने पर ये क्या होती है? आयनाइज्ड स्टेट है ये द्रव अवस्था में भी नहीं होता है ना गैस में होता है, एक अलग ही है। और एक अवस्था और होती है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बॉस थे अपने भारतीय वैज्ञानिक, आइंस्टीन थे आपके विदेशी वैज्ञानिक। तो बॉस आइंस्टीन ये भी क्या होती है? पदार्थ की एक अवस्था होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे सिर्फ इतनी ही चीज़ें थी, 9th का था लेकिन हमने थोड़ा ज़्यादा ही सब कुछ आपको बताया है। जो जो अपन ने सीखा है उसको अपन नीचे देख सकते हैं। तो आपको संघनन समझ में आ गया होगा, क्वथनांक समझ में आ गया होगा। क्वथनांक क्या होता है? जब अपन द्रव से गैस में बदलते हैं। क्वथनांक क्या होता है? जब अपन द्रव से वाष्प में जाते हैं लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर, क्वथनांक। और एक चीज़ और देखिए, क्वथनांक क्या होता है आपका? ऊंचाई के साथ बढ़ता है। समुद्र तल पर क्वथनांक थोड़ा ज़्यादा होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब आप समुद्र तल से ऊपर जाते हैं, समुद्र तल से ऊपर पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो क्वथनांक क्या होता है? घटने लगता है क्योंकि दाब घटने लगता है। समुद्र तल से आप समुद्र में नीचे चले जाओगे, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ऊपर जाने पर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो वहाँ पे भोजन पकाने में समय लगता है। आप सुने होंगे क्यों समय लगता है? क्योंकि वहाँ पे क्वथनांक है 60 डिग्री सेल्सियस। भोजन 60 डिग्री सेल्सियस तक ही पक पाता है, उसके बाद वो भाप में बदलने लगता है, तो टेम्परेचर 60 से ऊपर जा ही नहीं पाता है। तो ये समस्या होती है। और आज के चैप्टर में अपन ने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको अपन नीचे देखेंगे। तो क्वथनांक और हिमांक एक बात है, और गलनांक बाष्पीकरण एक बात है। तो अपन ने क्या क्या देखा? हमने सीखा कि द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, और वो सूक्ष्म कण होते हैं परमाणु, अणु, आयन। और पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोसों के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके कण पास पास होते हैं, उनमें अंतराणविक स्थान बहुत कम होता है। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले गुणों के बीच रिक्त स्थान और न्यूनतम गतिज ऊर्जा गैसों के लिए अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए मध्यम वर्गीय होता है। अंतराणविक स्थान की बात हो रही है तो गैसों के लिए क्या होता है? अधिकतम होता है, और द्रवों के लिए मध्य में सबसे कम होता है, ठोसों में अंतराणविक स्थान। और दूसरी बात अपन ने सीखी कि ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमिक होती है। बिल्कुल, ठोसों के जो कण होते हैं वो एक नियमित पैटर्न में होते हैं, ऐसे फिक्स, उनके स्थान फिक्स होते हैं, लेकिन जो गैसों में नहीं होता है, ना ही द्रवों में होता है। द्रवों में क्या होता है? फिसलन का गुण होता है। जैसे अगर आपने ग्लिसरीन, शहद या ऑयल यहाँ डाल दिया तो वो फैल के नीचे चला जाएगा। उनमें उतना क्रमिकता नहीं होती है उनके कणों में। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। 2 टाइप से उनकी अवस्था बदली जा सकती है पदार्थों की, एक तो ताप के द्वारा, एक दाब के द्वारा। ताप के द्वारा अपन ने देखा ही था कि जब अपन ठोस को तापमान देंगे तो वो द्रव में बदल जाएगा, द्रव को और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो गैस में बदल जाएगा। और इसके अपोजिट, अगर द्रव को अपन तापमान कम करेंगे तो वो ठोस में बदल जाएगा, यानी जम जाएगा। और ठोस का तापमान और कम करेंगे तो फिर वो और अदर स्टेट में चला जाएगा। इसी प्रकार दाब में परिवर्तन से भी पदार्थ की अवस्थाओं को बदल रहे थे अपन। कैसे? जब अपन गैस पर ज़्यादा दाब डाल रहे थे वो द्रव अवस्था में बदल रही थी, एलपीजी, क्योंकि दाब डालने से उनके जो परस्पर अवयवी कण हैं वो पास पास आने लगे थे। और इसके बाद अपन ने क्या देखा? निक्षेपण देखा। निक्षेपण में क्या होता है? गैसीय पदार्थ ठोस अवस्था में आ जाते हैं। बिल्कुल,
जैसे अगर आप वायुमंडल में देखें, वायुमंडल में धूल के कण हैं, जल वाष्प है, धुआं है, प्रदूषण है, लेकिन जब उसको आप किसी चीज़ में बंद कर देंगे तो वो जमा हो जाएगा, नीचे नीचे आ जाएंगे, ठोस पदार्थ नीचे आ जाएंगे, यानी गैस से ठोस अवस्था में बदल जाएगा। इसको बोलते हैं निक्षेपण। क्वथनांक भी समझ लिया अपन ने, क्या होता है? द्रव अवस्था से वाष्प में बदलना 100 डिग्री सेल्सियस के बाद। वाष्पीकरण 100 डिग्री सेल्सियस से पहले द्रव को वाष्प अवस्था में बदलना। वाष्पीकरण निम्न कारकों पर निर्भर करता है। सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, वायुमंडल के प्रति त्याग बढ़ेगा, तापमान, आर्द्रता, वायु की गति मतलब तेज हवाएं चलेंगी तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। और वाष्पीकरण क्या होता है? ठंडक लाता है। संगलन की क्रिया देखिए, संगलन मतलब क्या बोल रहे हैं? गुप्त उस ऊर्जा की वह मात्रा जो एक केजी ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग की जाती है। और आपने संघनन भी समझा। तो इस टाइप से आज के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कोशिका, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।